Hello students, in the chapter of financial statements of companies, we have discussed earlier the balance sheet of a company, and now I am going to explain a statement of profit and loss for the purpose of revision. And this statement of profit and loss is required to be prepared on the basis of format given in the part 2nd schedule 3rd of Companies Act 2013. तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम स्टडी करने जा रहे हैं, रिवाइज करने जा रहे हैं, उसका जो फॉर्मेट है वो ऑलरेडी गिवन है, प्रिस्क्राइब्ड है एज पर पार्ट 2nd शेड्यूल 3rd ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये जो फॉर्मेट है वो वर्टिकल फॉर्मेट में है। वर्टिकल फॉर्मेट मीन्स स्टैंडिंग फॉर्मेट। जो हम 11th क्लास में पढ़ते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट वो सिंपल था, वो टी शेप था। ये कैसा है? वर्टिकल शेप में है, वर्टिकल फॉर्मेट में है। वो कैसा था? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में था। और ये जो फॉर्मेट गिवन है इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। जो कॉलम्स दिए हुए हैं, जो आइटम्स लिखे हुए हैं इसमें, वो फिक्स्ड है अपनी जगह पर। वी कैन नॉट मेक एनी टाइप ऑफ चेंज इन दिस फॉर्मेट। देयर इज नो एनी आइटम गिवन इन द बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस, इट विल बी इग्नोर्ड, अदरवाइज द फॉर्मेट विल रिमेन सेम। तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते इस फॉर्मेट में। अगर कोई चीज़ नहीं है हमारी कंपनी के अकाउंट्स में तो वो चीज़ नहीं होगी, अदरवाइज बाकी हेडिंग्स अपनी जगह पर होंगी। सो स्टूडेंट्स, जो फॉर्मेट है वर्टिकल फॉर्मेट में है और बहुत सिंपल फॉर्मेट में है। यू हैव टू मेंशन नेम ऑफ द कंपनी इन द स्टार्टिंग, देन यू हैव टू मेंशन द ईयर फॉर विच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड। इट हैज 4 कॉलम्स horizontally: particulars, note number, rupees current reporting period, rupees previous reporting period, यानी कि लास्ट ईयर के और करंट ईयर के। वर्टिकली हमारे जो कॉलम चल रहे हैं, रोज चल रही हैं, वो कौन से चल रही हैं? फर्स्ट में क्या चल रहा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। देन सेकंड इज अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स और प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एक्सेट्रा। जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज हो रही हैं उनमें जो सर्विसेज के पैसे मिल रहे हैं हमें प्रोवाइड करने से, या गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं उससे जो अमाउंट मिल रही है कस्टमर से, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आ रही है। सेकंड थिंग इज अदर इनकम। अदर इनकम मींस ऑल दोज इनकम्स और रिसीव्ड्स व्हिच आर बीइंग रिसीव्ड थ्रू रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट और एनी अदर थिंग। जब इन दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, देन वी गेट्स थर्ड रो, टोटल रेवेन्यू। तो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ के क्या बन रहा है? टोटल रेवेन्यू बन रहा है। नाउ वी कम टू एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मींस ऑल दोस कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग इनकम और रेवेन्यूज। तो रेवेन्यू हासिल करने के लिए जो भी खर्चे हो वो क्या है? एक्सपेंसेस है। इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सेकेंड थिंग इज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। जो हमने स्टॉक परचेज किया वो भी लेस होना है। फिर चेंज इन इन्वेंट्रीज, इसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का जो डिफरेंस है वो मेंशन करना है, चाहे वो फिनिश गुड्स में हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस में हो, यानी कि जो अनफिनिश गुड्स है उसमें हो, या फिर कोई रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है उसका हो। नेक्स्ट आइटम आता है एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस। जो हम एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, चाहे सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, इंसेंटिव्स दे रहे हैं, पीएफ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वो सब चीज़ें किस में आ रही हैं? यहाँ पर ऐड हो रही हैं, वो एक्सपेंसेस के कॉलम में। फिर आ रहा है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मीन्स इंटरेस्ट और एनी अदर एक्सपेंसेस पेड फॉर लोन्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड रेजिंग द फंड्स। जो हमने लोन हासिल करने के लिए खर्चे किए वो, और लोन पे जो इंटरेस्ट दे रहा है वो किस में आ रहा है? फाइनेंस कॉस्ट में आ रहा है। नेक्स्ट थिंग इज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। एंड वी नो दैट बिकॉज वी हैव स्टडीड इन द अर्लियर क्लास 11 दैट डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, whereas amortization expenses means the decrease in the value of intangible assets due to any reason। तो जो फिक्स एसेट की हमारी वैल्यू कम हो रही है टेंजिबल की, वो
और प्लस कोई इंटेंजिबल एसेट हमारी कम हो रही है, उसकी वैल्यू वो यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा जो बाकी एक्सपेंसेस बचते हैं वो किस में आ रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस में आ रहे हैं। इन सारे एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, टोटल एक्सपेंसेस। अब हमारे पास है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंसेस। सो वी कैन डिडक्ट टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम टोटल रेवेन्यू फॉर गेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो टोटल रेवेन्यू से हम घटाएंगे, डिडक्ट करेंगे टोटल एक्सपेंसेस, तो हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद हमें क्या करना है, जो टैक्स का रेट गिवन है उसके आधार पर हमें स्पेंड टैक्स लगाना है और टैक्स की अमाउंट माइनस करनी है। जाहिर सी बात है, टैक्स माइनस करने के बाद क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये सिंपल सा वर्टिकल फॉर्मेट है। इसमें जो मेन आइटम्स है उसको एक बार और देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज एटसेट्रा। तो जो बिजनेस में एक्टिविटीज कर रहे हैं उनसे जो इनकम हासिल हो रही है वो किस में आ रही है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आ रही है। इसके अलावा जो इनकम हो रही है वो इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड एटसेट्रा वो इसमें आ रही है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मीन्स कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज एंड अदर मटेरियल कंज्यूम फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। जो हमने आर्टिकल्स बनाए हैं, गुड्स बनाए हैं, उनमें जो कॉस्ट आई है गुड्स की, रॉ मटेरियल की, वो उसमें आ रही है। फिर परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, जिस चीज की हम ट्रेडिंग करते हैं वो गुड्स हमने परचेज किया है फॉर रीसेलिंग पर्पस। तो गुड्स परचेज फॉर रीसेलिंग एज ट्रेडिंग एक्टिविटी, ये किस में आ रहा है, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड में आ रहा है। चेंज इन इन्वेंट्रीज किस में आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। नाउ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय मीन्स वर्कर्स, और वर्कर्स के ऊपर जो हम एक्सपेंस कर रहे हैं, कंपनी खर्च कर रही है, वो सब किस में आ रहा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आ रहा है। जैसे कि वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, बोनस हो गया, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन हो गया, लीव इनकैशमेंट हो गया, किसी एम्प्लॉय ने छुट्टी नहीं ली है, छुट्टी के बदले में कैश के पैसे लिए उसने, तो लीव इनकैशमेंट हो गया वो। इसके अलावा कोई स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जैसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है किसी एम्प्लॉय का, वो सब इसमें आ रहा है। फिर फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में क्या आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड एक्सपेंसेस पेड फॉर रेजिंग लोन्स। तो लोन पर जो भी खर्चा हो रहा है इंटरेस्ट का, चाहे वो लोन लेने का, वो किस में आ रहा है, फाइनेंस कॉस्ट में आ रहा है। डेप्रिसिएशन आप जानते ही हैं, जो टेंजिबल फिक्स एसेट है, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। कोई इंटेंजिबल वैल्यू है, इंटेंजिबल एसेट है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जैसे कि गुडविल है ना, रिटर्न ऑफ करी हमने, या फिर हमने कोई सॉफ्टवेयर की वैल्यू कम करी, वो सब किस में आ रहा है, अमोर्टाइजेशन में आ रहा है। इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो अदर एक्सपेंसेस में आ रहा है, जैसे चाहे रेंट पेड हो गया, कमीशन पेड हो गया, बैंक चार्जेस हो गए, ऑडिट फीस हो गई, एटसेट्रा। So we have to find out profit before tax by deducting total expenses from total revenue. Then we have to deduct tax, and now we get at the 7th column profit after tax. तो 5th में से 6 माइनस किया तो क्या आया, 7th आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये सिंपल फॉर्मेट है, आपको कंपनी की बैलेंस शीट भी ध्यान रखनी है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का भी वर्टिकल फॉर्मेट ठीक से पढ़ना है। ये दोनों ही चीज़ आपको ठीक से आनी चाहिए, क्योंकि जब कंपेटिटिव स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स का चैप्टर स्टार्ट होगा 1 जून से, उससे पहले आपको ये पूरा ठीक से रिवाइज करना है, अपना वर्क पूरा कंप्लीट करना है। और 1 जून से जिसका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ करेगा उसको मैं एब्सेंट मार्क करूँगा, इस बात का ध्यान रखें। तो जल्दी से जल्दी अपना वर्क कंप्लीट करके सेंड करें, स्टेटमेंट्स की पिक सेंड करें, जो क्वेश्चन दिए उनकी पिक सेंड करें, अपना वर्क अप टू डेट रखें, कोई क्वेरी हुआ करें, पूछा करें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।